Hi guys, today we'll study about tort, which is going to be divided into many parts. Seriously, I don't know how much, but today we will deal with the second part, which is general defenses. So without any further delay, let's start. So the first one is वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसको हम लोग डिफेंस ऑफ कंसेंट भी बोल सकते हैं. इसका सबसे बेसिक रूल यही है कि इसमें बोला जाता है कि हर एक पर्सन, ऐसा सपोज किया जाता है कि वो अपना इंटरेस्ट के लिए जानता है कि क्या बेस्ट है और क्या बैड है. सो अगर कोई पर्सन कंसेंट करता है रिस्क के लिए, इंजरी के रिस्क के लिए, तो वो बाद में कंप्लेन नहीं किया जा सकता है. अगर कोई पर्सन रिस्क के लिए कंसेंट दे रहा है तो वो या तो एक्सप्रेस फॉर्म में हो सकता है या तो इम्प्लाइड फॉर्म में हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक्सप्रेस कंसेंट कर ले तो अगर कोई पर्सन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए अपना कंसेंट सबमिट कर रहा हो, ठीक है. और अगर इम्प्लाइड कंसेंट के लिए देखा जाए तो कोई प्लेयर जो है वो मान लो देखने गया क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर रेस, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्लाइडली एग्री कर रहा है कि हाँ, अगर इन फ्यूचर कुछ भी होता है गेम में तो वो उसके लिए कंप्लेन नहीं करेगा. ये जो एग्जांपल मैंने मोटरसाइकिल को लेके बताया, ये एक केस था जिसका नाम है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब इन 1931. इसका सेकंड केस होगा पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका इन 1975. इसमें ये था कि ड्राइवर जो था वो जीप ले जा रहा था फॉर फिलिंग द पेट्रोल इन द टैंक, बट दो स्ट्रेंजर्स उनको मिला और उन्होंने लिफ्ट मांगी. तो वाइल जब गाड़ी चल रहा था तो बोल्ट ऑफ राइट फ्रंट व्हील वो निकल गया और जीप गिर गई. तो जो दो स्ट्रेंजर्स थे वो गाड़ी से बाहर फिक गए और उनमें से एक मर गया. इसमें ये हेल्ड हुआ कि ना ड्राइवर ना ही मास्टर लाइबल होगा, क्योंकि ये केस था पूरा शेयर एक्सीडेंट का. दूसरा, स्ट्रेंजर्स जो था वो वॉलंटरली ही जीप में गए थे, उन पे किसी ने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था. इसके दो एसेंशियल एलिमेंट है, पहला फ्री कंसेंट और दूसरा नॉलेज. टॉकिंग अबाउट फ्री कंसेंट, तो कंसेंट जो है वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंपल्शन, कोर्शन, मिस्टेक, ये सब के थ्रू नहीं लिया जाना चाहिए. दूसरा, जो एक्ट डिफेंडेंट कर रहा है, ठीक है, वो वही एक्ट होना चाहिए जिसके लिए कंसेंट दिया गया है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई गेस्ट आया है तो हम लोग उनको बोले आप प्लीज़ ड्राइंग रूम में बैठिए, बट वो विदाउट एनी अथॉरिटी या फिर ज्यूरिडिक्शन के हम लोग के बेडरूम में घुस जाते हैं, तो वो ट्रेसपास के लिए लायबल होंगे. और मान लो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए बिकॉज ऑफ इट्स सैनिटी और माइनॉरिटी, तो उनके गार्जियन का या फिर उनके पेरेंट्स का कंसेंट काफ़ी होता है उस टाइम पे. फॉर एग्जांपल, इसमें एक केस लेते हैं आर वर्सेस विलियम्स का 1923 में. जो एक्यूज था वो एक म्यूज़िक टीचर था और वो गिल्टी था रेप का, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था विद अ माइनर गर्ल ऑन द प्रीटेक्स्ट ये बोल कर कि वो उसका वॉइस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. तो वो उन्होंने कंसेंट तो ऑब्टेन किया था कंपल्शन के थ्रू, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्री कंसेंट नहीं था. अगर दूसरा केस देखा जाए तो अगर कोई वर्कमैन अडॉप्ट करता है रिस्की मेथड ऑफ वर्क ऑफ हिज ओन फ्री विल, तो बाद में ये डिफेंस यूज़ किया जा सकता है ऑफ वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया. ये एक केस था जिसका नाम है इम्पीरिया केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस शैटवेल 1965. सॉरी गाइस, मेरा कुछ केसेस है जो मैंने इस कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप कोई पेन या पेंसिल साथ में लेके बैठो. सो फर्दर जो भी केसेस या फिर नोट्स मैं एक्स्ट्रा बोलूँ वो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं. जो इसमें दूसरा एसेंशियल कंडीशन है वो है नॉलेज ऑफ डेंजर और रिस्क, और दूसरा कंसेंट टू बियर द डेंजर. ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ होते हैं. तो अगर इन फ्यूचर कभी किसी पर्सन को अवेल करना है नॉलेज एज अ डिफेंस, तो बहुत ज़रूरी है कि दो चीज़ प्रूव किया जाए. पहला, जो प्लेंटिफ था वो अवेयर था रिस्क के. दूसरा, कि वो जानता था कि वो किस चीज़ के लिए एग्री कर रहा है, वो सफ़र कर सकता है हार्म. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नॉलेज ऑफ रिस्क है वो इनफ नहीं होता है. इसमें हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं ऑफ अ केस क्लटर वर्सेस यूनाइटेड डायरीज लंदन लिमिटेड 1953. इसमें जो ड्राइवर था कैब का जिसके पास हॉर्सेस थे, उसने क्राई किया फॉर हेल्प. तो प्लेंटिफ जो था वो हेल्प करने के लिए गया और घोड़ों को पकड़ने का कोशिश किया, बट इंस्टेड वो पकड़ाते वो उसको थ्रू कर दिया और वो ग्राउंड में गिर गया विथ सेवरल इंजरीज. तो इसमें ये हेल्ड हुआ कि जो प्लेंटिव था उसका कोई राइट नहीं है एक्शन का, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि वो जो काम करने गया है घोड़ों को पकड़ने का, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क था. तो जो मैक्सिम है वॉलेंटियर नॉट फिट इंजूरिया वो यहाँ पे अप्लाई होगा.
सेकेंड केस इज़ डैन वर्सेस हैमिल्टन 1939। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बोला गया था कि लेडी जो थी वो नोइंगली गई कार ड्राइवर के पास जो कि ड्रंक था और उसके साथ चूज़ की ट्रैवल करने के लिए इंस्टेड ऑफ ओमनी बस। तो बिकॉज ऑफ ड्राइवर नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ड्राइवर का डेथ हो गया और लेडी को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई। तो इसमें ये हेल्ड हुआ कि लेडी जो है वो इंटाइटल है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए, और रीज़न ये दिया गया है कि जो डिफेंस है वॉलेंटी नॉट फिट इंजीरिया वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन जो ड्राइवर का था, और वो इतना ज़्यादा भी नहीं था कि वो इतना ज़्यादा डेंजर क्रिएट कर सकता है। तो ये जो डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन है उसको हम यहाँ पे एज अ डिसाइडिंग फैक्टर देखते हैं। जो दूसरा जनरल डिफेंस है वो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। जब भी कोई हार्म होता है प्लेंटिफ को उसी के एक्ट से, तो डिफेंडेंट को यहाँ पे लायबल नहीं किया जा सकता है। इसमें भी दो एसेंशियल एलिमेंट है। पहला, जो हार्म होता है प्लेंटिफ को वो ज़रूरी है कि उसी के एक्ट से उसको हुआ हो। दूसरा, जब अनलॉफुल एक्ट हो रहा है कोई भी प्लेंटिफ का तो वो कनेक्ट होना चाहिए विद द हार्म कॉज टू हिम। इट मीन्स कि जो अगर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ प्लेंटिफ है, जो उसका सोर्स ऑफ इंजरी जो हो रहा है वो कोई और इंडिपेंडेंट कॉज नहीं होना चाहिए, वो उसी से रिजल्टेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जब डिफेंस अवेलेबल हो सकता है। मान लो जो एक पर्सन है राजेश, वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो उसका काम है कि वो कंसाइनमेंट ऑफ ब्रिक्स आगरा से राजस्थान या राजस्थान से आगरा कहीं भी ले जाता है। सो मान लो अगर वो ब्रिज क्रॉस कर रहा है और ट्रक जो है वो हैवी वेट के कारण गिर जाता है, तो राजेश को काफ़ी ज़्यादा इंजरी होती है और उस ब्रिज में काफ़ी क्लियर वार्निंग लिखा हुआ था कि हैवी व्हीकल्स जो है वो वहाँ पे नहीं यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे जो राजेश है वो क्लेम नहीं कर सकता है फॉर हिज इंजरीज़। जो भी इंजरी उसको कॉज हुआ है वो उसी के नेग्लिजेंट बिहेवियर के कारण हुआ है, बिकॉज वो इग्नोर कर दिया वहाँ का क्लियर इंस्ट्रक्शन और क्लियर वार्निंग जो कि वहाँ ट्रैवलर्स के लिए लिया गया था। तो यहाँ पे कोई भी क्लियर जो कनेक्शन दिखा रहा जा रहा है इंजरी और उसका रैंकफुल एक्ट के बीच में वो बहुत क्लियर है। इसी को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। मान लो ब्रिज जो था वो कोलैप्स हुआ बिकॉज उसका रिपेयर नहीं हो पाया था एंड ऑल, ना कि वेट के कारण। तो जो डिफेंस होगा वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल कॉज होगा इंजरी का वो उसका नेग्लिजेंट बिहेवियर नहीं होगा बल्कि स्टेट ऑफ द ब्रिज होगा। तो यहाँ पे कोई भी कैजुअल कनेक्शन नहीं होगा प्लेंटिफ के इंजरी का और रॉन्गफुल एक्ट का। तो राजेश जो है वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस को। इसमें हम लोग एक केस लेते हैं ऑफ बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक 1828। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि ड्रेस पासर जो है वो डिफेंडेंट के लैंड में जा करके भी इंटाइटल है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए अपना इंजरी, बिकॉज वो कॉज हुआ था बाय द स्प्रिंग गन्स जो कि डिफेंडेंट वहाँ पे विदाउट नोटिस अपने गार्डन में लगा दिया था। द थर्ड वन इज़ इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसका मतलब होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड इंजरी जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता था इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, या फिर कोई ऐसा हार्म जो कि प्लेंटिफ को हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, और डिफेंडेंट इस पे लायबल नहीं होगा। इसमें हम लोग दो केस ले सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्टैनली वर्सेस पोवेल 1891। इसमें एक पर्सन फायर करता है बर्ड पे, मगर उसका जो वो जो गोली होता है वो स्ट्राइक करके ट्री पे लगता है, रिबाउंड होकर के बी को इंजरी कर जाता है, तो जो कि टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में था। तो इसमें ए जो है वो डिफेंस ले सकता है ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। दूसरा केस जो है वो है होम्स वर्सेस मैथर 1857। इसमें ड्राइवर जो था वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपना हॉर्सेस को, क्योंकि अचानक से जो कुत्ता होता है वो भौंकने लगता है। तो इसमें जो प्लेंटिफ है वो इंजरी हो जाती है उसको, तो इसमें डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं होगा। फोर्थ वन इज़ द एक्ट ऑफ गॉड, जिसको हम लोग विज मेजर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सिन इवेंट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला, जो इंजरी है वो अराइज होना चाहिए ड्यू टू वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। दूसरा जो है जो ऑकरेंस हो रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, मतलब अनफोर्सिएबल होना चाहिए। इसमें आप थर्ड भी ऐड कर सकते हो कि जो इंजरी हो रहा है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता था बाय द डिफेंडेंट, चाहे वो कितना भी रीजनेबल केयर कर ले उस चीज़ का। इसमें हम लोग एक इलस्ट्रेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है बिकॉज ऑफ हैवी फॉग, और तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, क्योंकि फॉग एक ऐसा नेचुरल फेनोमेनन है जिसको ह्यूमन जो है देख सकता था और इसके अगेंस्ट गार्ड भी किया जा सकता है।
वैसे तो मैंने अपने नोट्स में एक केस के साथ डील किया, बट आई विल टेल यू टू केसेस है. द फर्स्ट वन इज रामालिंगन नाडिर वर्सेस नारायणा रेड्डियार 1971. इसमें ये बोला गया था कि कोई मॉब जो है वो रॉब कर लेता है गुड्स जो कि ट्रांसपोर्ट होने वाला था इन द डिफेंडेंट लॉरी. तो इसमें हेल्ड किया गया कि ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, बिकॉज इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ था. जो सेकेंड केस हुआ था वो है मनिंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस माथुरा दास चतुर्भुज AIR 1946 कैलकटा 175. इसमें यह बोला गया था कि जो डिफेंडेंट है वो ओनर था एक सर्टेन सिनेमा हॉल का, जो कि अपना एक ह्यूज होर्डिंग क्रॉसिंग पे लगाया था. बट बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म जो बैनर था वो होर्डिंग को गिरा दिया और वो प्लेंटिफ के हेड पे गिरा और उसको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई. तो इसमें ये हेल्ड हुआ कि जो केस था इसका ये प्योर नेग्लिजेंस का केस है, ना कि एक्ट ऑफ गॉड का केस है. फिफ्थ पॉइंट इज प्राइवेट डिफेंस. लॉ जो है वो हर एक पर्सन को गाइड करता है, परमिट करता है कि जाओ अपने बॉडी को गार्ड करो, अपने प्रॉपर्टी को गार्ड करो इन द केस ऑफ अटैक. हर एक मैन को ये इंटाइटलमेंट है कि वो रीजनेबल फोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस या फिर अपने बॉडी को या फिर अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए यूज़ किया जा सकता है इन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, रिलेटिव या फिर कोई स्ट्रेंजर से. मगर किस किस टाइम पे? फर्स्टली जब कोई इमिनेंट या इमीडिएट डेंजर हो. दूसरा, जो फोर्स एम्प्लॉय हो रहा है वो वॉज नॉट आउट ऑफ प्रपोर्शन. thirdly, the force is employed only for the purpose of defense. अगर इसको लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो पहला बोलता है कि आपको फोर्स का इस्तेमाल तभी करना है जब आप इमीडिएट डेंजर में हो. दूसरा कि ये आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको उतना ही फोर्स का यूज़ करना है जितना में आपकी जो इंजरी है या फिर आपको जो हार्म होने वाला है वो रुक जाए या टल जाए. थर्डली, जो भी आपका जो पर्पस है वो सिर्फ डिफेंसिव होना चाहिए, मतलब आपको अपने आप को बचाना है, इसलिए सिर्फ आप फोर्स का यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक केस पढ़ा था ऑफ बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक कुछ देर पहले. तो उसमें उन्होंने स्प्रिंग गन्स यूज़ करा था विदाउट एनी वार्निंग टू द ट्रेसपासर, तो वो एक केस होगा. दूसरा केस इसमें आएगा चेरुब्रिन गर्गरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1964. इसमें बोला था कि अगर आप कोई लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स लगा देते हो ताकि सिर्फ ट्रेसपासर्स दूर रहे तो ये जस्टिफाइड नहीं है. जनरल डिफेंस है वो है मिस्टेक. मिस्टेक के लिए बोला जाता है कि वो दो टाइप के होते हैं, एक फैक्ट एंड द मिस्टेक. नाइदर ऑफ द टू कैन बी टेकन एज अ डिफेंस अगर इंजरी प्लेंटिफ को होती है तो. मगर अगर हम लोग बात करें मिस्टेक ऑफ लॉ तो ऐसे सपोज किया जाता है कि हर एक पर्सन जो जहाँ रह रहा है तो उसको पता है कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है, तो हैंस ये बोला जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलस्ट्रेशन देख तो राहुल मान लो आयशा के घर से एक ब्रेड चुराता है और वो गरीब को दे देता है, तो आयशा की है. तो राहुल यहाँ पे ये नहीं बोल सकता है कि हाँ मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, एज अ डिफेंस नहीं यूज़ कर सकता है. ना ही ये बोल सकता है कि हम वो किसी काम के लिए दिए या फिर किसी गरीब को दिए, क्योंकि यहाँ पे स्टीलिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है. एंड द सेकेंड वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बात किया जाए जब कोई पर्सन जो भी इंजरी के पीछे वो नहीं देखा जाता है, चाहे इतना भी मोटिव नोवेल हो या कुछ भी. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऊपर के एग्जांपल में देखे, इलस्ट्रेशन में देखे कि उसका मोटिव तो नोबल था क्योंकि वो बेगर को खाना खिलाना चाहता था, बट इट डजेंट मैटर. तो यहाँ पे जो होता है वो लायबल होता है कंपनसेट करने के लिए. द नेक्स्ट पार्ट इज़ नेसेसिटी. कोई भी एक्ट अगर हम लोग करते हैं टू प्रिवेंट अ ग्रेटर इविल तो उसको एक्सक्यूज़ किया जा सकता है बाय टेकिंग द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी. पहला इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कि डिफेंडेंट मस्ट बी फेस्ड विद अ चॉइस बिटवीन टू इविल्स, वन ग्रेटर दैन द अदर. दूसरा, जो डिफेंडेंट है उसका एक्ट जो होना चाहिए वो अवॉइड होना चाहिए फॉर द ग्रेटर इविल. तीसरा, देयर शुड बी नो वायबल ऑल्टरनेटिव टू अवॉइड बोथ इविल्स. चौथा, देयर मस्ट बी अ सिचुएशन जो रिक्वायर करता है अर्जेंट अटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट. सो इन सिंपल लैंग्वेज और लेमन लैंग्वेज यही बोलता है कि डिफेंडेंट को दो चॉइस मिलता है बिटवीन टू, द वन विच इज़ ग्रेटर दैन द अदर. डिफेंडेंट को अवॉइड करना पड़ेगा ग्रेटर इवल और इसके लिए वो कमिट कर सकता है स्मॉल इंजरीज, और कोई भी इन दोनों को ऑल्टरनेटिव उसको नहीं मिला है हटाने का, और सिचुएशन ऐसा है जिसमें उसको अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसी वक्त. So the eighth and the last one of general defenses is statutory authority. It simply says कि अगर लॉ किसी चीज़ के लिए ऑथराइज कर रहा है, कोई एक्ट के लिए ऑथराइज कर रहा है, तो कोई भी उसमें कंप्लेन नहीं कर सकता, इवन अगर वो एक्ट किसी को डैमेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर इनकन्वीनियंस कर रहा है तो भी. इसमें दो केस है. पहला वन इज़ वॉगान वर्सेस टफ वेल रेल कंपनी 1860.
इसका फैक्ट ये था कि स्पार्क निकल गया था इंजन ऑफ द रिस्पोंडेंट रेलवे कंपनी, जिसके कारण एपिलेंट का वुड पे आग लग गया था, जो कि उसके बगल वाले लैंड में ही था। तो इसमें ये हेल्ड हुआ कि रिस्पोंडेंट जो थे वो प्रॉपर केयर कर रहे थे ताकि कोई भी एमिशन या फिर स्पार्क नहीं निकले, और वो लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही कर रहे थे, जो कि उनको स्टैचू ऑथराइज्ड किया था, सो वो लाइबल नहीं होंगे। The second case was Smith versus London and South Western Railway Company 1860। इसमें जो सर्वेंट्स थे रेलवे कंपनी के, उन्होंने नेग्लिजेंटली जब ट्रिम कर रहे थे ग्रास को, तो उसको मशीन को रेलवे लाइन के पास छोड़ दिया। तो जब रेल वहाँ से क्रॉस हुआ तो स्पार्क्स इंजन से निकला, जिसके कारण मटेरियल पे आग लग गई और हैवी विंड के कारण फायर कैरी होकर के प्लेंटिफ के कॉटेज में चला गया और वो जल गया। तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि केस जो था वो पूरा नेग्लिजेंस का केस है ऑन द पार्ट ऑफ रेलवे कंपनी, सो वो लोग लाइबल हेल्ड हुए थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नो फॉल्ट लाइबिलिटी। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि पर्सन तभी लाइबल होगा जब वो दूसरे का लीगल ड्यूटी को ब्रीच करता है। तो अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये 2 काइंड्स के होते हैं, पहला स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दूसरा है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में। ये जो रूल था ये रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में डाला गया था, which was held in 1868 LR 3 HL 330। इसमें सिंपली यही स्टेट किया गया है, जो रूल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, वो डिफेंडेंट को लाइबल बनाता है इवन फॉर एक्सीडेंटल हार्म्स, जो कि विदाउट एनी इंटेंशन या फिर नेग्लिजेंट ऑन हिज पार्ट होता है। जो फैक्ट है केस का वो ये है कि डिफेंडेंट जो था वो रिजर्वायर बना रहा था फॉर बाय द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ओवर हिज लैंड, ताकि वो पानी अपने मिल तक पहुंचा सके। जब वो बन गया तो जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो होकर के नेबर तक पहुंच गया, जिसका कोल माइन था, और उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। तो यहाँ पे जो नेग्लिजेंस था वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर था, ना कि पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। तो यहाँ पे फिर भी डिफेंडेंट को लाइबल बनाया गया था फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसमें जो जज थे उन्होंने ये बोला कि हर एक पर्सन को इतना सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए ताकि जो उनके नेबर हो उनको एक्सीडेंटल हार्म्स भी ना हो। तो उन्होंने 3 कंडीशंस दिए। पहला था डेंजरस थिंग। इसमें बोला गया डिफेंडेंट को कोई भी ऐसा चीज़ कलेक्ट या फिर लाना भी नहीं चाहिए अपने लैंड में जो कि डेंजरस है। लाइक वो अगर निकल गया या फिर उनके लैंड से बाहर चला गया, स्केप होता है, तो वो मिसचीफ क्रिएट करता है। लाइक वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाइब्रेशन, पॉइजनस ट्रीज, एक्सप्लोजिव, कोई रस्टी वायर, तो ये सब अगर आपके लैंड से बाहर निकल सकता है तो मिसचीफ क्रिएट कर सकता है। द सेकेंड वन इज़ स्केप। तो अगर कोई भी चीज़ जो डैमेज पहुंचा सकती है वो स्केप कर जाता है एरिया आउटसाइड द ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, तो भी वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक केस है चीटर वर्सेस कैटर 1908। इसमें जो पॉइजनस ट्री का जो ब्रांचेस था वो स्केप करके नेबर के लैंड तक पहुंच गया और वहाँ की जो कैटल थी वो उसको खा करके पॉइजनड हो गई। तो डिफेंडेंट जो थे वो इस रूल के अंडर लाइबल हेल्ड हुए थे। द थर्ड वन इज़ नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है वो लैंड को फॉर स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, नेचुरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। लाइक कीपिंग 30 kg ऑफ गैस सिलेंडर्स इन रेसिडेंशियल हाउस। तो ये सब जो भी है स्पेशल पर्पस हो गया, नॉर्मल काम के लिए नहीं यूज़ हो रहा है। अगर ये तीनों फुलफिल हो जाता है तो जो डिफेंडेंट है वो लाइबल हेल्ड होता है, इवन वो नेग्लिजेंट हो चाहे नहीं हो, वो एडवोकेट केयर किया हो चाहे नहीं किया हो अपने और दूसरों के लिए, तब भी वो लाइबल हेल्ड होता है। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक फर्स्टली प्लेंटिफ ओन डिफ़ॉल्ट, सेकंड एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड एक्ट ऑफ द थर्ड स्ट्रेंजर, फोर्थ कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, फिफ्थ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो हमने आगे भी सब डील कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो कि स्ट्रिक्ट होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो यूजुअली इंग्लैंड ऑल जगह अप्लाई होता है, बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यूजुअली इंडिया में अप्लाई होता है। सो टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये तभी अप्लाई होता है जब वहाँ पे एक्सट्रीमली डेंजरस एक्टिविटी हो रहा हो, लाइक जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक्सप्लोसिव्स या फिर अदर हजार्डियस सब्सटेंसेस। ये जो रूल है ये एससी ने दिया था इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लाइक फर्स्टली पर्सन को इंगेज होना चाहिए इन एक्सट्रीमली हजार्डियस इंटरप्राइज। दूसरा, जो भी
थिंग में वो इंगेज्ड है वो इंजरी कॉज करना चाहिए टू द प्लेंटिव बाय एक्सीडेंट और अदरवाइज। तो अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो डिफेंडेंट को एब्सोल्युटली लायबल बोला जाता है टू कंपनसेट जिनको भी उन्होंने प्रॉब्लम या फिर अफेक्ट किया है बाय दिस एक्सीडेंट, और इसका कोई डिफेंस नहीं होता है। That's all for today, guys. Do like, share, subscribe my channel, and thank you so much for watching it. So if you have any doubt, comment down below. I'll try to answer all those and share knowledge.